गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल के दौरान नागरिक समाज और ग्रामीण समुदाय के विषय में हम पढ़ेंगे। तो नागरिक समाज की पहले हम बात कर लेते हैं। राजपूत काल के दौरान नागरिक समाज कैसा था। भारत सदैव से ही कृषि प्रधान देश रहा है। ये हमने जो है हर ऐतिहासिक तथ्य से ये हमें पता चला है। तो कृषि प्रधान देश रहते हुए इसकी विशेषता क्या रही है कि अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित जीवन जी रही है। इसके साथ ही कृषि का उत्पादन बेचने के लिए व्यापारिक वर्ग होता है और उसके साथ साथ कच्चे माल को तैयार माल में तब्दील करने के लिए शिल्पकार वर्ग होता है। तो शिल्पकार वर्ग और व्यापारी वर्ग, अभिजात वर्ग जहाँ पर रहते हैं वो नगर की संज्ञा उन स्थानों को दी गई। तो इस तरह से मध्यकालीन समाज में धीरे धीरे करके नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। इस विषय में हम अल-बेरूनी के विभिन्न कथनों की चर्चा करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी के, अमीर खुसरो के और विभिन्न भारतीय इतिहासकारों के, जिसमें हम इरफान हबीब की भी बात करेंगे। तो उनकी हम बात करेंगे तो वो क्या क्या तथ्य देते हैं नागरिक समाज के लिए जो राजपूत काल में था, कि नगरीय जीवन कैसा था। नगरीय जीवन जिसमें अभिजात वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार लोग रहते थे, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि नागरिक समाज की मुख्य विशेषता उसमें व्यापारी वर्ग का होना था। व्यापारी वर्ग व्यापार करते थे, अपने आप को धनी दिखाने की कोशिश नहीं करते थे, अपितु अपने आप को निर्धन दिखाने की कोशिश करते थे। उनको डर था कि यदि वो अपने आप को धनी दिखाएंगे तो अभिजात वर्ग कहीं उनसे उनकी संपत्ति न छीन ले। अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग या फिर उलेमा वर्ग या अमीर वर्ग जो बड़े बड़े घरों में, सुंदर घरों में रहता था, वो ऐसे घरों में रहता था जिन घरों की विशेषता क्या होती है कि जिसमें एक बड़ा सा महल नुमा पूरे ठाट भाट बाट सहित एक पूरा बड़ा घर हो, जिसमें बहुत सारे छायादार वृक्ष हों, क्योंकि वो अलग अलग विशेषताएं रही हैं। यदि हम बंगाल के बारे में बात करेंगे तो बंगाल के घरों में एक फलों के जो है वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते थे उस समय में, और काफ़ी बड़े और खुले घर होते थे जिसमें कुआं होता था। और यदि हम बात करें हिंदू सामंतों के घर की, तो हिंदू अभिजात वर्ग के घरों के दरवाजों पर या उनके घरों में सुंदर चित्रकारी होती थी। उनके आंगन खुले होते थे, आंगन के बीच में एक कुआं होता था जिसमें पानी की वो अपनी आवश्यकता पूरी करते थे। और इसके साथ साथ ही उनके घरों के सामने ही उनके जो है खेत होते थे जो काफी बड़े होते थे। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे हम बंगाल की, उड़ीसा की या फिर अवध की बात करें तो उन जगहों के अभिजात वर्ग के नगरों के घरों की विशेषताएं अलग अलग थी। तो इस प्रकार से अल-बेरूनी ने भी ये दर्शाने की कोशिश की है कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले हिंदू समाज के नगरों की व्यवस्था कुछ और रही होगी। जब मुस्लिम समाज का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पे सूफी संत आए या फिर हिंदू योगी जो हिंदू तव को मानने वाले थे, योगी पंथ को मानने वाले थे, विभिन्न हिंदू दार्शनिक हुए, तो उस समय में धीरे धीरे करके इनकी स्थिति में बदलाव आ गया। जैसे ही मुस्लिम यहाँ पे आए तो नगरों की विशेषता के रूप में नगरों में मकतब और मदरसे होने चाहिए, जरूरी थे। मकतब का मतलब क्या होता है? मकतब जहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, प्राइमरी एजुकेशन। और मदरसे क्या होते हैं? मदरसे होते हैं हायर एजुकेशन के लिए, जो मुख्यतः जिसमें हायर एजुकेशन ली जाती है, जिसमें शिक्षार्थी शिक्षा की प्राइमरी पीढ़ी को पूरा करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन पाते हैं। वो स्थान मुस्लिम समाज में मकतब कहलाए, मुस्लिम समाज में मदरसे वो स्थान कहलाए जहाँ पे काजियों के द्वारा या जो मुल्ला वर्ग था वो अपने विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन देता था, तो वो जगह
मदरसे कहलाई थी। तो मकतब और मदरसे होना बहुत जरूरी था। एक मुस्लिम लेखिका के अनुसार उस समय के नगरों की विशेषता के रूप में, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि विभिन्न शिल्पकारों का होना जरूरी था, जिसमें वो बहुत सारे शिल्पों के काम करते। शिल्प कला में हम कह सकते हैं कि रुई उद्योग उस समय का प्रमुख उद्योग था, मध्यकालीन समय का, जैसा कि आजकल का स्टील उद्योग है वर्तमान समय का। तो उस समय में रुई उद्योग मुख्य उद्योग था। अभिजात वर्ग मुख्यतः अच्छे किस्म के वस्त्र पहनते, मलमल के वस्त्र पहनते थे। उस समय पे शिल्पकारों के बीच में और व्यापारियों के बीच में एक थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि शिल्पकार सामान बनाते और वो बहुत सुंदर सामान बना सकते थे, लेकिन बहुत सुंदर सामान बना सकते थे, बनाते नहीं थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि उनको पता था कि जब सुंदर सामान वो बनाएंगे तो उसका लाभ व्यापारी वर्ग को मिलेगा। और व्यापारी वर्ग के और शिल्पकारों के बीच में एक और श्रेणी होती थी, दलालों की। शिल्पकारों को दलालों पे निर्भर रहना पड़ता था, और जो दलाल लोग होते थे वो व्यापारी और शिल्पकार दोनों से दलाली लेते थे। तो इस तरह से उनका शोषण भी होता था। तो शिल्पकारों ने अपने शोषण से अपने आप को बचाने के लिए सुंदर वस्तुएं बनाना बंद कर दिया। वे सस्ती वस्तुएं बनाते जिसमें उनको जो है कम उनका वो लगे, वो कम से कम निवेश कर पाए, ऐसी वस्तुएं बनाते जिससे उनमें जो है उनका निवेश बहुत ही कम हो। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने अच्छी वस्तुएं बनाना बंद कर दिया। और बहुत सारे उद्योग थे उस समय पे। धातु उद्योग में हम बात करें, विभिन्न जरूरतों के सामान बनाने वाले जो धातुओं की बनती थी, इसके साथ साथ ही उस समय में विभिन्न अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे धातुओं के। और मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया ही अस्त्र प्रयोग में लाया था, जो धीरे धीरे करके हिंदू भारतीय समाज का भी हिस्सा बन गया। और विभिन्न हिंदू राजाओं ने भी धातुओं के अस्त्र शस्त्र बनवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक नया उद्योग सामने आया जो अस्त्र शस्त्र बनाता था विभिन्न सैनिक गतिविधियों के लिए या राजाओं के लिए। तो धीरे धीरे करके समाज में सामंत वर्ग आया। सामंत वर्ग भी, सामंत लोग जो थे अभिजात वर्ग में गिने जाते थे, वो भी बड़े बड़े सुंदर दुर्गों में रहते थे, बड़े बड़े नगरों में रहते थे। धीरे धीरे करके नगरों का विकास हुआ। नगरों का विकास और पतन की जो प्रक्रिया थी वो उस समय देखी जा सकती है। और ये नगरों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ था? क्योंकि पहले ग्रामीण समाज से ही ये बड़े बड़े नगर बनते थे। किसी भी ग्रामीण समाज की विशेषता क्या थी कौटिल्य के अनुसार, कि 100 गांव उसमें कम से कम हो, 100 घर उसमें कम से कम हो, और 500 तक हो सकते हैं। उसमें 500 से अधिक यदि घर होंगे तो वो एक नगर की ओर प्रस्थान करेगा, वो एक छोटा कस्बा बन जाएगा, फिर वो धीरे धीरे करके नगर बन जाएगा। तो ये विशेषता उनकी होनी चाहिए थी। तो जैसे कि ग्रामीण समाज ज्यादातर हम बात करें कि वो कृषि पे निर्भर था। धीरे धीरे करके जब सामंतवादी व्यवस्था भारतीय समाज में आई तो नगरों में भी जात वर्ग, कुलीन वर्ग का होना पाया गया, और गांव में आम कृषक रहते थे। धीरे धीरे करके उनकी स्थिति कृषक दास जैसी हो गई। और जब भी कभी विपत्ति का समय आता, अकाल पड़ता या किसी महामारी, प्राकृतिक आपदा ने उन ग्रामीण समाज के लोगों को घेर लिया होता, तो उस समय में व्यापारी लोग एक हितैषी की तरह उनके पास जाते। हितैषी की तरह केवल उनका दिखावा था, बल्कि वो उनका शोषण करते और अधिक से अधिक लाभ कमाने का अवसर उनको तभी मिलता जब भी कोई दैवीय प्रकोप आम ग्रामीण समुदाय को झेलना होता था। इस सब की स्थिति बरकरार रहती। एक ग्रामीण समाज की विशेषता के रूप में एक गांव में कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 500 घरों का होना पाया जाता। गांव के चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य होना आवश्यक होता, जिसमें गांव घिरा होता पेड़ पौधों से, पहाड़ियों से। तो इस तरह से इन विशेषताओं के रहते कोई भी जो स्थान था वो गांव कहलाता। उस गांव में जो लोग रहते थे उनके वो झोपड़ियों में रहते, गरीब निमन जीवन जीने वाले होते, झोपड़ियों में रहते, आम जरूरत का सामान उनके पास होता, खेती हर मजदूर होते। वो किसी कृषक के पास थोड़ी बहुत खुद की भूमि होती है, वो जमींदार की भूमि पे मजदूरी या फिर एक श्रमिक की तरह जीवन जी रहा होता, जिसमें वो अपने परिवार का भरण पोषण करने की पूरी कोशिश करता था।
तो ये विशेषता होती थी ग्रामीण समाज की। ग्रामीण समाज के शोषण के लिए व्यापारी वर्ग या फिर जो सरकार के अधिकारी थे वो बिल्कुल तैयार रहते, जब भी उनको मौका मिलता किसी भी तरह से उसी तरह से वो ग्रामीण समाज के लोगों का शोषण करने में कभी भी कसर नहीं छोड़ते थे। तो इस तरह से स्थिति धीरे धीरे बरकरार रही। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती कि कोई प्राकृतिक आपदा, दैवीय आपदा जब आ पड़ती ग्रामीण समाज पे तो पूरे के पूरे गांव का नष्ट होना देखा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे नगरों की विशेषता थी जिसमें कई कई गांव होते थे। तो इस तरह से गांव के विकास और उनके पतन को देखा जा सकता है। ग्रामीण समाज से ही जब एक उनका उत्थान हो जाता, उनका विकास हो जाता, तो छोटे कस्बा और फिर बड़ा कस्बा और फिर वो नगर में तब्दील हो जाता। तो इस तरह उस समय में दिल्ली और उसके आसपास के नगरों का विकसित होना देखा जा सकता है। कन्नौज का विकसित होना देखा जा सकता है, थानेसर नगर का विकसित होना देखा जा सकता है। तो एक नगर के रूप में हर्षवर्धन के समय के बाद से सामंतवादी व्यवस्था का उद्भव देखा जा सकता है, जिसमें सामंत लोग नगरीय लोगों का तो शोषण करते ही थे, साथ ही साथ ग्रामीण लोगों को पूरी तरह से शोषण का शिकार होना पड़ता था। तो ये उस समय के ग्रामीण समाज की विशेषताएं थी, जिसमें एक ग्रामीण समुदाय में रहते हुए विभिन्न परिवारों ने अपने आप को जीने के लिए केवल पूरा दिन उन्होंने काम किया। और ऐसी भूमि जिसमें ना तो कृषि होती थी और ना ही जो है कोई अन्य काम होता था, वो खाली पड़ी रहती थी, वो खाली चरागाह भूमि कहलाती थी। उसमें पशुओं के चराने के लिए उनको छोड़ दिया जाता था, जिसमें कई बार उनके ऊपर चरागाह कर भी लिया जाता था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चरागाह कर लिया गया, घर ही कर लिया गया कि इसमें राज्य की भूमि पर उन्होंने घर बना रखे हैं, तो घर ही कर लिया गया। चरागाह कर लिया गया कि तुम्हारे पशु इन खाली जमीनों पर चरते हैं जो राज्य की भूमि है। तो इस तरह से विभिन्न समयों में हम ग्रामीण समाज को और नागरिक समाज को जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हम यही पाएंगे कि एक नागरिक समाज में रहने वाले अभिजात वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार वर्ग की हम विभिन्न विशेषताओं का, उनकी कंडीशंस का हम जिक्र करेंगे। और साथ ही ग्रामीण समुदाय के रूप में हम जब देखेंगे छोटे मोटे हथकरघे या फिर उनका मुख्य पेशा, ग्रामीण समाज का जो मुख्य पेशा था वो कृषि करना ही था। एक और बात रह गई इसमें कि जो उच्च वर्ग था, अभिजात वर्ग था, वो तो नगरों में रहता था, लेकिन जो निम्न वर्ग था वो नगरों में नहीं रहता था, नगरों से बाहर रहता था। नगरों से बाहर रहता था इसका हम ये भी अभिप्राय ले सकते हैं कि वो गांव में रहता था। गांव में रहने वाला वर्ग मुख्यतः निम्न वर्ग ही होता था। निम्न वर्ग का अभिजात वर्ग द्वारा बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। जब मुस्लिमों का भारत में आगमन हुआ, तैमूर ने 14वीं सदी में भारत पे आक्रमण किया, तो तैमूर का साथ दिया, विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार कि तैमूर का साथ दिया उन लोगों ने जो ग्रामीण समुदाय के थे, नीच कहे जाने वाले थे या फिर पद दलित थे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ऐसा किया था। और जब भारतीय समाज में विभिन्न शासकों का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ पे तैमूर के वंशज आए, तो उन्होंने जो ग्रामीण समुदाय के निम्न वर्ग जीवन जीने वाले लोगों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। अब ग्रामीण समाज में रहने वाले लोग खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते थे और उनको किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। तो इस तरह से उनको थोड़ा आज़ादी का वातावरण मिला उनका तैमूर का साथ देने के बदले। लेकिन कई इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा हुआ जरूर था कि ग्रामीण समुदाय जो था वो गांव में ही रहता था और वो कृषि कर्म ही करता था। वो नीच या निम्न कहा जाने वाला भी समुदाय था और आम जो नागरिक जीवन था वो उनको अपने लेवल का नहीं मानता था, वो उनको अपने लेवल से निम्न मानता था। इसीलिए ही उनको नगरों से निष्कासित किया गया होगा और उन्होंने अपने आप के जीवन को झोपड़ों में विकसित कर लिया, गांव में रहने लग गया, कृषि करने लग गया, श्रम करने लग गया, बेगार पे वो जीवन जीने लग गया। तो धीरे धीरे करके उनका जो है एक ग्रामीण समुदाय के रूप में जीवन विकसित हो गया होगा। और ऐसे ही अमीर वर्ग के रूप में व्यापारी, शिल्पकार या बड़े दर्जे के श्रमिक थे, अभिजात वर्ग था, उलेमा वर्ग था, वो सारा का सारा वर्ग नगरीय
समाज में रहता था, नागरिक समाज में रहता था। तो ये विशेषताएं जो हमने नगरीय समाज की, ग्रामीण समाज की पढ़ी, ये राजपूत कालीन सभ्यता, संस्कृति, समाज, धर्म के बारे में लास्ट टॉपिक था। इसको आप पढ़ लेंगे, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो इसको आप पढ़ के देखेंगे। अगला जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।